डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आ रहा हूं। स्याह रंग की मर्सिडीज कार बैतुल सुरूर के दरवाजे पर आकर रुकी। ये 1990 के जून का महीना था। बम्बई शहर सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद अब बारिश की आमद के बाद कुछ सुकून का सांस ले रहा था। बैतुल सुरूर के बरामदे में खड़ा हाजी मस्तान 555 का सिगरेट पीते हुए बड़ी बेताबी से किसी का इंतज़ार कर रहा था। मर्सिडीज कार बम्बई इलाके डोंगरी की गहमा गहमी से होती हुई पेडर रोड के पुरसकून इलाके में दाखिल हुई और बैतुल सुरूर के सामने आकर रुकी। आने वाले के इंतज़ार में हाजी मस्तान पै दर पै 7 सिगरेटें फूंक चुका था। गाड़ी आते देखकर इसके चेहरे पर मौजूद तनाव की कैफियत में कमी आने लगी। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और 70 साल की एक बुढ़िया, जिसने इंतहाई नफीस लिबास पहन रखा था और हाथ में छतरी थामे हुए थी, गाड़ी से निकलकर बैतुल सुरूर के अंदर दाखिल होने लगी। हाजी मस्तान सिगरेट का फिल्टर ऐश में रखते हुए इसे मसलने लगा। आने वाली ये खातून जीना बाई थी, जिसे हाजी मस्तान ने कुछ देर कबल खुद ही फ़ोन करके बुलाया था। हाजी मस्तान जीना बाई की जहानत का कायल था। जब भी इसे कोई परेशानी पेश आती वो जीना बाई से मशवरा ज़रूर लेता। आज भी मामला कुछ ऐसा ही था। जीना बाई ने कभी हाजी मस्तान को मायूस ना किया था। डोंगरी की तंग गलियों को जब ये गाड़ी दाखिल हुई तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों को अंदाज़ा था कि गाड़ी कहाँ से आई है और इसे कहाँ जाना है, किसे लेकर जाना है और किसके पास जाना है। जैसे ही जीना बाई अंदर दाखिल हुई, हाजी मस्तान ने कहा, अस्सलामुअलैकुम आपा। सलाम, जीना बाई ने जवाब दिया। इसके बाद राहदारी से होते हुए हाजी मस्तान जीना बाई को इंतहाई नफासत से सजे हुए ड्राइंग रूम में ले आया। हाजी मस्तान बोला, आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बुलाया और आप फ़ौरन ही चली आईं। जीना बाई ने इस बात का जवाब मुस्कुराहट से दिया। पानी पीने और सोफ़ा आराम से बैठने के बाद जीना बाई ने कहा, भाई आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाजी मस्तान ने कहा। कुछ देर आराम करने के बाद हाजी मस्तान ने एक मर्तबा फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक बहुत बड़ी परेशानी लाहक है। जब भी कोई परेशानी हो मेरी नज़र आप ही की तरफ जाती है। गुर्बत की चक्की में पिसने वाला हाजी मस्तान आज पैसे की मशीन था। हाजी मस्तान की कहानी ने ना सिर्फ बम्बई शहर बल्कि हिंदुस्तान के दीगर बासियों को भी मुतासिर कर रखा था। ये कहानी फिल्मी परिंदों की जीनत भी बन चुकी थी, लेकिन बम्बई का डॉन हाजी मस्तान बजाते खुद जीना बाई के शहर में गिरफ्तार था। जीना बाई के लिए ये भी बात फ़ख्र से कम न थी कि हाजी मस्तान जैसा बाअसर शख्स इसे बहन कहता था। कमरे में काफ़ी देर खामोशी रही। इसी असना में जीना बाई ने अदरक के कहवे की 3 प्यालियाँ ख़त्म कर डालीं। एक मरतबा फिर खामोशी को तोड़ते हुए हाजी मस्तान ने कहा, आपा आप बहुत अहम हैं और आपकी मदद की ज़रूरत है मुझे। जीना बाई ने प्याली नीचे रखते हुए कहा, भाई आखिर मसला है क्या? मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठी आपको परेशान देख रही हूँ। हाजी मस्तान ने कहा, चलें खाने की मेज़ पर बात करते हैं। जीना बाई उठी और खाने की मेज़ की जानिब बढ़ने लगी। नफीस लिबास में मलबूस, कानों में हीरे की बालियाँ और हाथों में सोने के कड़े पहने जीना बाई शाहाना अंदाज से चला करती थी। खाने की मेज़ किस्म किस्म के पकवानों से लदी हुई थी। खाने के दौरान हाजी मस्तान ने कहा, आपा मैं गैर कानूनी धंधे छोड़ना चाहता हूँ। हैरत के साथ जीना बाई बोली, क्यों? हाजी मस्तान ने कहा, मेरी ज़िंदगी के आखिरी चंद बरसों का ज़्यादातर हिस्सा जेल की सलाखों के पीछे और अदालतों के चक्कर लगाते लगाते गुजर गया। नारायण भाई, जनता पार्टी के लीडर ने इस शर्त पर मेरी रिहाई के लिए मदद की थी कि अब मैं इन तमाम धंधों से जान छुड़ा लूँ। मैं काफ़ी सोच विचार करता रहा कि क्या करूँ और क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई मुनासिब बात सूझ नहीं रही। जीना बाई हुमा तनगोश हाजी मस्तान को सुनती रही। हाजी मस्तान के लिए आखिरी 6-7 साल आजमाइश के साल थे। पहले तो इसे 1974 में मीसा के कानून के तहत 90 दिनों के लिए पाबंद सलासल कर दिया गया। इसके बाद हुकूमत ने डीगर एक्ट के तहत हाजी मस्तान को फिर गिरफ्तार कर लिया। 1977 में एक मरतबा फिर मीसा के कानून के तहत मुंबई के तमाम डॉनों को जेल में डाल दिया गया। इनमें हाजी मस्तान भी शामिल था।
इस दौरान जीना बाई को भी जेल जाना पड़ा। अलबत्ता कोई इल्ज़ाम साबित ना होने पर इसे बरी कर दिया गया। राम जेठमलानी जैसे चोटी के वकील की खिदमात हासिल करने के बावजूद भी हाजी मस्तान को एमरजेंसी का पूरा दौर जेल के अंदर ही गुजारना पड़ा। हाजी मस्तान को महसूस होने लगा था कि मुंबई में काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं और अब इसका असर रसूख भी वो नहीं रहा था। नीज़ लामतनाही कानूनी जंग लड़ने के बाद हाजी मस्तान कर्जों में धकेल दिया गया। 1979 में जनता पार्टी इक़्तिदार में आई और एमरजेंसी उठा ली गई तो हाजी मस्तान ने नारायण से इस वक़्त के वज़ीर आज़म मुरारजी देसाई से अपनी रिहाई के लिए मुदाखलत करने की दरख्वास्त की। बिलाखिर खुद को बदलने के बारे में एक हलफनामा जारी करवाकर हाजी मस्तान को रिहाई मिल ही गई। मस्तान ने कहा, आपा मैं कर्ज के समंदर में डूबा हुआ हूँ, मेरा बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख चुका हूँ। अब मैं सिर्फ 2 किस्म के कारोबार में सरमायाकारी कर सकता हूँ, एक तो प्रॉपर्टी और दूसरा फिल्म साजी। जीना बाई ने कहा, फिल्मों में तो पैसा डूबने का खतरा है। इसी दौरान जीना बाई अपने माजी में खो गई। इसे याद आया जब पहली मर्तबा इसे हाजी मस्तान से मिलवाया गया तो इस पर इस शख्स का कितना रोब तारी था। रात के 10 बज रहे थे और बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। जीना बाई खाने से फारिग होकर सोफे पर बैठी हुई थी। जीना बाई ने हाजी मस्तान से कहा, यहाँ आकर मेरे पास बैठें, मिलकर इस मसले के हल के बारे में कुछ सोचते हैं। हाजी मस्तान ने कहा, मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर दूँ। सेंट्रल मुंबई में एलिस रोड पर एक प्लाट है जिस पर मैंने नज़र रखी हुई है। जीना बाई ने कहा, तो? हाजी मस्तान ने कहा, ये प्लाट चलियास कम्युनिटी का है और वो छोड़ने को तैयार नहीं। आपा वो प्लाट नहीं सोने की कान है। अगर किसी तरह वो प्लाट मेरे हाथ आ जाए तो ना सिर्फ मेरे सारे कर्जे ख़त्म हो जाएंगे बल्कि ज़िंदगी भी बन जाएगी। जीना बाई को अंदाज़ा था कि हाजी मस्तान इस सिलसिले का कोई ऐसा हल चाहता था कि इसका नाम सामने ना आए। जीना बाई ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। करीम भाई से बात की, वो क्या कहते हैं? हाजी मस्तान ने जवाबन कहा, हाँ एक मरतबा इनसे बात की थी लेकिन शायद ये बात इनकी पहुंच से दूर है। जीना बाई ने पूछा, क्यों? हाजी मस्तान ने कहा, मेरी खातिर करीम लाला ने इनके पास बंदे भेजे थे लेकिन सारे बंदे हाथ पैर तुड़वा कर वापस आ गए। आपा ये चिलियास कम्युनिटी वाले बड़े ताकतवर लोग हैं, हम इनके सामने कुछ भी नहीं हैं। चिलियास गुजराती मुसलमान थे। बम्बई में इनकी जमीयत काफ़ी मजबूत थी। ये लोग अमूमन प्रॉपर्टी और होटलों का काम किया करते थे। अपने खिलाफ बनने वाले किसी भी महाज से ये सब लोग मिलकर उसका मुकाबला किया करते थे। ये बातें सुनने के बाद जीना बाई थोड़ी मुस्कुरा ली। जीना बाई सोफे से उठी और इस मेज़ की जानिब गई जहाँ चंद कागज़ और कलम पड़े हुए थे। जीना बाई ने एक सुर्ख कलम और एक कागज़ उठाया और वापस आकर हाजी मस्तान के पास बैठ गई। फिर कलम को कागज़ पर कुछ इस अंदाज से चलाने लगी जैसे कि कोई पहेली हल कर रही हो। हाजी मस्तान को ऐसा लगा जैसे कि जीना बाई इसके जज्बात से खेल रही है। इसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अलबत्ता मस्तान इस दौरान खामोश रहा। जीना बाई ने खाली सफ़े के दरमियान एक लंबी सी लकीर खींची और फिर हाजी मस्तान से बोली, क्या आप इस लकीर को बगैर छुए छोटा कर सकते हैं? हाजी मस्तान को इस बात पर गुस्सा आ गया। आपा कई हफ्ते से परेशान हूँ और आप हो के पहेलियाँ बुझवा रही हो। जीना बाई के चेहरे पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट थी। अपनी हीरे की बालियों को उतरते हुए छूकर जीना बाई बोली, सोचो मस्तान, ज़रा सोचो, इस पहेली के हल में तुम्हारे मसले का हल है। ये सुनकर मस्तान का गुस्सा जाता रहा और इसकी नज़रें मेज़ पर रखे कागज़ की जानिब मुड़ गईं। कुछ देर वो इस कागज़ को खाली नज़रों से देखता रहा और फिर कहने लगा, वो कैसे? जीना बाई हंसी और इस लाइन के साथ एक और लाइन खींची जो इस लाइन से बड़ी थी। अब पहले वाली लाइन दूसरी के मुकाबले में छोटी नज़र आ रही थी। जीना बाई ने कहा, देखो कितना आसान था। मस्तान को अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जीना बाई के जहन में क्या मंसूबा था, लेकिन इसे इतना यकीन था कि जीना बाई मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर देगी। ताज़ा हवा के लिए कमरे की खिड़की ज़रा सी खुली हुई थी। हाजी मस्तान की एक सिगरेट ख़त्म होती और दूसरी सुलगा लेता और बार बार कागज़ पर खींची लकीरों की जानिब देखता रहता।
जीना बाई आराम की खातिर सोफे से उतरकर नीचे बैठ गई और ये सब कुछ देखती रही। फिर बड़ी लाइन की जानिब इशारा करते हुए जीना बाई कहने लगी, इस लाइन से मुराद बड़ी कुव्वत है, वो कुव्वत जिसे तुमने जन्म देना है। हाजी मस्तान ने कहा, बड़ी कुव्वत? जीना बाई ने अपने प्लान बताते हुए कहा, हाँ बड़ी कुव्वत, जो तुमने चिलियास वालों के खिलाफ बनानी है। हाजी मस्तान ने पूछा, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? जीना बाई ने कहा, इब्राहिम बरादरान और पठान ग्रुप आखिर किस मर्ज की दवा हैं? जीना बाई पान चबाते हुए बोली, इन्हें इकट्ठा करो। जीना बाई की बातें हाजी मस्तान की समझ में नहीं आ रही थीं। पठान गैंगस्टर अमीरज़ादा, आलमज़ेब, शहज़ादा समद खान और इब्राहिम बरादरान के दरमियान एक जंग चल रही थी। ये तो आग और पानी को मिलाने की बात थी। हाजी मस्तान को ये मुमकिन दिखाई ना देता था। दूसरी जानिब इन दोनों ग्रुपों के माबैन रोज़ रोज़ के खूनी तसादम से खुद करीम लाला और हाजी मस्तान भी परेशान थे। करीम लाला को तो कई मरतबा इन नौजवानों की वजह से थाने जाना पड़ा था। मस्तान जीना बाई की बातें सुनकर हैरान था। इसने कहा, आपा ये मसले का कोई हल नहीं है। पठान ग्रुप और इब्राहिम ग्रुप को करीब लाने का मकसद ये है कि इनके दरमियान कोई मुआहिदा तय पाया जाए, और ऐसा कोई मुआहिदा मौजूदा हालात में तो मुमकिन नज़र नहीं आता। इन्हें तो एक छत तले जमा करना भी नामुमकिन है। जीना बाई ने कहा, भाई इन्हें जमा करने में तुम्हारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। डीपी और ग्रांट रोड पर पठान ग्रुप की इजारादारी है, जबकि इब्राहिम भाई के बेटे नागपाड़ा पर काबिज हैं, और जिस प्लाट पर आपकी नज़र है वो ग्रांट रोड और नागपाड़ा के ऐन मरकज़ में है। हाजी मस्तान जीना बाई के मुशाहिदे को देख कर दंग रह गया। हाजी मस्तान कहने लगा, बात तो ठीक है, अब तो आग और पानी को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही हाजी मस्तान के चेहरे पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। नाज़रीन मोहतरम, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ में आपसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको तंज़ो मज़ा से भरपूर वीडियोस मिलने वाली हैं। और साथ में आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। मुंबई माफिया 2.0 की अगली एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।